जब मैं जयपुर से, क्योंकि भवानी मंडी से जब जयपुर पहुंचा और जयपुर से जब सीकर जा रहा था, तो वहाँ अलग अलग रेडियो चैनल्स में गया, जाकर के मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। सीवी जो होता है, मैं समझ में आया सीवी भी कुछ है, रेज्यूमे कुछ है, वो ले जाकर के मैं देता था, गार्ड साहब उसको लेते थे और मेरे जाने के बाद में टोकरी में डाल देते थे। तो पैसा नहीं था मेरे पास, सिर्फ 5 रुपये थे। वो 5 रुपये में मैंने बिस्किट का पैकेट खरीदा, खाया, पानी पिया, सो गया। उसके अगले दिन फिर से वही हाल था, हालत ख़राब हो गई थी। मुझे समझ में आ रहा था कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में। प्लेटफॉर्म पर जब मैं बैठा था, जब आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, ये वो लम्हा था जब सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सोमवार को सुबह 9:30 बजे आपको कहानियां सुनाता हूं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहा है और आज कोशिश कर रहा हूं अपनी खुद की कहानी सुनाने की कि कैसे इस जगह तक पहुंच पाया हूं। मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के भवानी मंडी का रहने वाला हूँ। 18 साल, ज़िंदगी के शुरुआती 18 साल मैंने वहीं बिताए। मेरे फादर ने मुझे अच्छे से याद है, 6th क्लास में था और हमारे घर की जो दहलीज है वहाँ पर हम शाम में बैठे हुए थे पापा और मैं। तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा बड़े होकर के लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना। उन्होंने मुझे पहली बार बड़ा सपना देखना क्या होता है वो सिखाया। हालांकि बाद में वो लाल बत्ती वाली गाड़ी का सिस्टम चला गया। 8th तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा और जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं उनके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत अच्छे समझेंगे कि कितना मुश्किल होता है ज़िंदगी में कि आप हिंदी माध्यम में पढ़ते आए, अचानक से आप इंग्लिश मीडियम में आ गए, सब कुछ बदल जाता है। 8th में 93% मैंने स्कोर किया था और 9th में जब मैं पहुंचा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो वहाँ मेरे सच बताऊं तो तोते उड़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मतलब जो अब तक कोशिका आप पढ़ते आए थे वो अचानक से सेल बन गई, जो उत्पाद आप पढ़ते आए थे वो अचानक से प्रोडक्ट बन गया। 9th में मैंने गिरते पढ़ते 62% स्कोर किया और मेरी हालत खस्ता हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि भाई होगा क्या ज़िंदगी का। बोर्डिंग स्कूल में था मैं, नवोदय स्कूल में, पचपहाड़ जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर था मैं। और वहाँ पर मुझे मेरे एक सीनियर मिले जिनका नाम था बजरंग। वो बंदा बड़ा मोटिवेटेड बंदा था। उनसे मैंने लाइफ में मोटिवेशन सीखी कि बॉस, सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है, अंदर से जो आग आती है वो क्या होती है। वो बंदा अपने नाम को बाज लिखता था और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो बताया कि बाज जो होता है वो सबसे ऊपर उड़ता है। और उस मेरे सीनियर ने, उन्होंने मेरे अंदर वो आग जगाई कि बॉस कुछ अलग करना है। बहुत मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की और 10th क्लास में 80% स्कोर किया। तो 62 से जो 80% तक की जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी, खास करके इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम में था और अचानक से इंग्लिश मीडियम में आया था, तो सब कुछ चेंज हो चुका था। 80% स्कोर करने के बाद मेरे साथ वही हुआ जो बहुत सारे बच्चों के साथ हिंदुस्तान में होता है। उनको लगता है कि अब तो साइंस ले लेंगे। मैंने भी साइंस ले ली। केमिस्ट्री में 11th क्लास में केमिस्ट्री में फेल हो गया। मैं फेस नहीं कर पा रहा था अपने पापा को, क्योंकि वो उस दिन मेरे साथ में गए थे स्कोर कार्ड लेने के लिए। जब हम गए थे स्कोर शीट लेने के लिए, मार्कशीट लेने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ पापा को। पापा कुछ नहीं बोले। जब हम घर पहुँचने वाले थे तो मुझे कहा कि चल कर, कोई बात नहीं, सब होता रहता है लाइफ में। 1 महीने बाद फिर से उसकी एग्ज़ाम थी और वो मैंने दी और 11th क्लास में केमिस्ट्री में जो फेल हुआ था वो मैं क्लियर कर गया, 12th में आ गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये भेड़ चाल में नहीं चलना है कि हर कोई साइंस ले रहा है, मुझे भी साइंस लेनी। मुझे अभी भी कई बार सपने आते हैं वो मोटी मोटी बुक्स के, कि मैंने एक बार सपने में अपने पापा को भी कॉल करके कहा कि पापा ये नहीं हो पाएगा। उस वक्त हिम्मत नहीं हो पाती थी। 12th क्लास भी मैंने क्लियर की। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि बॉस ये सब मेरे लिए बना नहीं है। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनल्स प्राइवेटाइजेशन हुआ था और प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आए थे, तो मुझे लगता था कि ये कुछ मैं कर सकता हूँ। मीडिया के लिए मेरा इंटरेस्ट जगा था और सच बताऊँ तो मेरे नाना जी, उन्होंने मेरे अंदर ये मीडिया के लिए इंटरेस्ट जगाया, क्योंकि वो रोज़ाना सुबह मुझसे पूछते थे जब भी ननिहाल में होता था कि आज की हेडलाइन क्या है। तो मीडिया के लिए इंटरेस्ट था। मैंने फादर को कहा कि मुझे कुछ मीडिया में ही करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कोशिश की, इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, वहाँ का जो एंट्रेंस था उसके लिए मैंने अप्लाई किया। उसका रिजल्ट आने में देरी हो गई और इसी बीच में खेल हो गया। फादर ने कहा कि ऐसा ना हो कि तेरा नंबर ना आए और तेरा 1 साल खत्म हो जाए, तो इंडियन पेरेंट्स के लिए साल बर्बाद हो जाना कितनी बड़ी बात होती है। तो मुझे कहा कि नहीं। फिर मैंने BBA के लिए अप्लाई किया और जयपुर के 100 किलोमीटर दूर सीकर एक जगह, जहाँ पर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैं जयपुर से, क्योंकि भवानी मंडी से जब जयपुर पहुंचा और जयपुर से जब सीकर जा रहा था, तो 100 रुपये की एक वो छोटी सी ऐसी डिवाइस आती थी उस वक्त जिसमें रेडियो सुनते थे। तो मैंने जिस पहले रेडियो जॉकी को सुना उनका नाम सिड था, सिद्धू नाम से, वो इस वक्त मुंबई में शो करते हैं। और जब उनको सुना तो मुझे लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वो बात आई गई होगी, मैं अपने कॉलेज में पहुँच गया और वहाँ जा करके अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने लगा।
सीकर क्योंकि 100 किलोमीटर दूर था, बहुत गिरते पड़ते वहाँ तक नेटवर्क पहुँचता था रेडियो का, लेकिन मैं छत पे जा करके इधर उधर जा करके जुगाड़ बैठा करके सुनता था। और जब भी जयपुर से निकलता था वापस अपने घर के लिए तो रेडियो सुनता था, और उन्हीं आरजे को मैंने सुना। और उनको सुनने के बाद में मुझे लगा कि इनसे तो एक बार मिलना है। जो मेरा रूममेट था वो कहता था कि पागल वागल हो गया है तो क्या रेडियो वेडियो करना है तेरे को। मैंने कहा नहीं, मुझे अब यही करना है। मेरी लाइफ में गोल जो होता है वो मुझे ग्रेजुएशन में जाकर के मालूम चला कि करना क्या है। लेकिन एक बात है कि मेरे फादर ने मुझे बचपन से सिखाया था कि हमेशा बड़े सपने देखो, तो ये जहन में था कि कुछ बड़ा अचीव करना है। मैं अपने दोस्त को लेकर के सिर्फ उन आरजे से मिलने के लिए सीकर से जयपुर पहुंचा, ऑफिस में गया। ये वही चैनल था जहां आज मैं रेडियो जॉकी हूं। उनसे मिला और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मतलब उनसे हाथ मिलाते वक्त मैंने बोला कि सर बस हो गया, अपनी लाइफ तो इधर ही, अब जो हो सकता थी, जो फीलिंग थी वो मैंने उनके साथ में शेयर की। मैंने कहा बस मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं। फिर उनके शो में रेगुलर कॉल करने लगा, उनसे जानने लगा कि क्या प्रोसेस होती है आरजे बनने की। तो उन्होंने मुझे समझाया कि इंटर्नशिप एक जरिया होता है। तो जो फाइनल ईयर था उस वक्त मैंने कॉलेज से परमिशन ली, जयपुर आकर के रहने लगा। वहाँ अलग अलग रेडियो चैनल्स में गया, जाकर के मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। सीवी जो होता है, मैं समझ में आया सीवी भी कुछ है, रेज्यूमे कुछ है, वो ले जाकर के मैं देता था। गार्ड साहब उसको लेते थे और मेरे जाने के बाद में टोकरी में डाल देते थे। तो एक दो जगह तो मैंने जाकर के बोला कि इसको बस टोकरे में मत डालना, बाकी सब ठीक है, नहीं रखना है मत रखो। लगातार मैं कोशिश कर रहा था, 3-4 महीने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था। फाइनली मुझे इंटर्नशिप मिली और जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में संघर्ष क्या होता है। सुबह 7 बजे मैं ऑफिस के लिए निकलता था, जहाँ रहता था वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था, पैदल पैदल जाता था। शाम में वापस आता था। 10 से 11 घंटे की इंटर्नशिप, हालत ख़राब हो गई थी। मुझे समझ में आ रहा था कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में, लेकिन एक अंदर आग थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। रेडियो चैनल्स के बारे में आप जानते हैं तो वहाँ एक स्टूडियो होता है जिसमें जाकर के आपको बोलना है। तो मैं जब जाता था तो वो लोग मुझे स्टूडियो के बाहर से कहते थे कि अरे बाहर ही रहो। मैं उनसे पूछता था कि मुझे अंदर कब जाने को मिलेगा। पहली बार मुझे याद है रेडियो पर मेरी आवाज़ आई थी क्या, रेडियो चैनल के जो एड्स होते हैं 15 सेकंड 20 सेकंड के, तो उसमें मुझे कैरेक्टर मिला था, मुझे कहना था क्या, तो मैंने क्या कह दिया। फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि वो जो एडवर्टीजमेंट है वो रेडियो पर कब आएगा। तो मैं दिन भर सुनता था कि वो, तो फिर किसी ने बताया कि यार वो तो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरी बार मुझे किसी छोटे से एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा ही बोलने का मौका मिला, वो फिर रेडियो पर आया। मैं बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, मतलब फाइनली मेरी आवाज़ तो आई। क्योंकि घर वाले पूछते थे कि भाई तू कर रहा है काम, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही रेडियो पर। तो ये सब चलता रहा। 7-8 महीने हो गए थे। आप सोचिए 7-8 महीने हो चुके हैं इंटर्नशिप के, कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा तो मिल नहीं रहा है। लेकिन मेरे पापा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वो हमेशा वो कहते थे कि तुझे जो करना है वो कर। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी है, मैं पैसे नहीं मांगना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रांसफ़र किया, लेकिन उस वक्त जो था छुट्टी उट्टी आ गई बीच में, तो 2-3 दिन में वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र का ज़माना नहीं था, तो पैसा नहीं था मेरे पास, सिर्फ 5 रुपये थे। वो 5 रुपये में मैंने बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, खाया, पानी पिया, सो गया। उसके अगले दिन फिर से वही हाल था। हमारे ऑफिस में एक ड्राइवर साहब हैं, भागचंद जी, और मुझे आज भी याद है उनसे मैंने 100 रुपये उधार लिए थे और उनको शुक्रिया किया था। मैंने कहा ये 100 रुपये बहुत बहुत मैटर कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त कुछ भी नहीं था। मैं शाम में निकला अपने घर के लिए और बीच में रेलवे स्टेशन आता था। ऐसा कोई बुरा ख्याल नहीं आया मुझे, वो रास्ता ही वही था मेरा जाने का। तो मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर के बैठ गया थोड़ी देर, और पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। मुझे लगा कि मेरा सपना जो है वो शैटर हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। जो मैंने सपना देखा था कि कुछ करना है वो बिखर रहा है। क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि अब भाई कब तक करते रहोगे, अब तुम MBA करो, कुछ अलग करो जीवन में, कब तक ये सब करोगे, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, फिर क्या ऑप्शन है। प्लेटफॉर्म पर जब मैं बैठा था, जब आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, ये वो लम्हा था जब या तो मंजिल की तरफ जाना है या फिर वापस आना है। तो जब बीच में आप होते हैं तो सबसे कमाल की बात ये होती है कि आप जितना भी चलते रहेंगे सही दिशा में तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, वापस आएंगे तो वहीं ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा जब पीछे क्यों आना है, वापस आगे की तरफ जाना है। मुझे नानी माँ की सुनाई एक कहानी याद थी। वो कहानी में ऐसा कुछ था कि राजा जो था उसको उसकी माँ ने एक ताबीज़ दिया था और उसमें एक कागज़ था जिसमें लिखा था कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। तो मुझे वो बात याद आई। मुझे लगा कि लाइफ में कुछ तो करना है, अब सोच ही लिया तो करके दिखाना। और फिर से एक नई एनर्जी के साथ में फिर से अगले दिन से फिर से वही इंटर्नशिप शुरू हुई। लेकिन चीज़ें अपने आप होने लगी और मुझे फाइनली इंटरव्यू देने का मौका मिला। मेरी जो पहली रेडियो जॉब थी वो कोटा में लगी, भवानी मंडी से 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ मुझे ब्रेकफास्ट शो होस्ट करने का मौका मिला, जो मैं सोचा करता था कि कब मुझे गुड मॉर्निंग बोलने का मौका मिलेगा, तो वो मौका मिला। 1 सितंबर 2010 की वो तारीख थी। वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। मुझे लगा कि अरे बस अब तो आरजे बन गए, अब तो बस माहौल बना देंगे अपन। लेकिन ये माहौल 2 महीने में ख़त्म हो गया। जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर
प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी का अपना डायलेक्ट होता है, ओ बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि हमें टीचर्स ने पढ़ा है वही हमने पढ़ा। हमारी जो थी, मुझे लगा कि कुछ और पढ़ लेते तो शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाता, लेकिन जो भी स्कूलिंग रही उसका धन्यवाद है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कत होती है कि डायलेक्ट की प्रॉब्लम आती है। आप कहीं दूसरे शहर में आते हैं, लोग कहते हैं क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो वो बहुत बड़ी समस्या थी। 2 महीने मुझे रेडियो जॉकी बने हुए हो चुके थे। हमारे सुपर बॉस जो थे वो आए, उन्होंने मेरा एयर चेक किया। रेडियो की भाषा में अगर बताऊँ, मतलब आम भाषा में बताऊँ, तो उन्होंने सुना रेडियो शो को और बोला कि उसको जज किया कि क्या है। तो उन्होंने मुझे इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया, पूरा ऑफिस बैठा हुआ था, 10-12 लोग। वो मेरी ज़िंदगी का दूसरा लम्हा था जब मुझे लगा कि फिर से सब कुछ खत्म हो गया। उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तुम रेडियो पर बोलते जाओ वैसे वैसे मुझे वो फाइल भेजो, मैं सुनूंगा, क्योंकि वो उस कोटा में नहीं रहते थे, उस शहर में नहीं थे। तो 3-4 दिन तक लगातार मुझे मॉनिटर किया जा रहा था, मेरे ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर था, लेकिन तब भी मैंने कोशिश की कि अपना बेस्ट दूंगा। वहाँ से सीखता चला गया। फिर फाइनली मुझे जयपुर आने का मौका मिला। मार्च में मैं जयपुर आया। जयपुर में जब आया तो मालूम चला कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे अच्छे आरजेज़ हैं, उनसे आगे निकलना है। उसके बाद मैं मार्च के बाद अक्टूबर में मैंने माई एफएम ज्वाइन किया, जहाँ पर कि इस वक्त मैं रेडियो जॉकी हूँ। और वहाँ पर मेरी एक और नई जर्नी शुरू हुई। 2017 में हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम पॉजिटिव कहानियाँ करना शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ करना शुरू करते हैं। रेडियो पर हमने शुरू किया। हमारे जो उस वक्त CEO थे हरीश एम भाटिया सर, उन्होंने मुझे कहा कि और हमारे सारे आरजेस को कहा जो मॉर्निंग शो करते थे कि आप सब इन कहानियों को वीडियो फॉर्मेट में डिजिटली, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लेकर के जाइए। तो अपलोड करना मैंने शुरू किया 2017, मुझे अच्छे से याद है। और जब मैं अपलोड कर रहा था तो कोई देखता नहीं था। मुझे लगता था कि ये ज्ञान की बात कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि आरजेस से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा, हंसा करके चला जाएगा। अभी मैं कहीं जगह जाता हूँ तो यही कहते हैं कि अरे कुछ सुना दो जिससे हंसी आ जाए। मैंने कहा वो वाले आरजे नहीं है। 2017 में जब मैंने वो शुरू किया अपलोड करना, तो शुरू के 3-4 महीने तक व्यूज़ नहीं मिल रहे थे। मैं ऐसा नहीं कि किसी आरजे के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ आरजे थे जिन्होंने तो वीडियो अपलोड करना ही बंद कर दिया था कि ये सब फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और मेरा ऐसा था कि बोला हुआ है मुझे तो वो काम करना ही है। कंसिस्टेंटली मैं हर सोमवार सुबह 9:30 बजे कहानी अपलोड करता रहा। मार्च से शायद मैंने अपलोड करना शुरू किया था। अगस्त में एक कहानी मेरी अच्छी चली। उसके बाद अक्टूबर में एक कहानी चली जिसका टाइटल था अगर आपका भी समय ख़राब चल रहा है तो ये देखें। उसे करोड़ों लोगों ने देखा, और उस वीडियो की वजह से जो पुराने वीडियोस थे उन्हें लोगों ने देखा, और सारे वीडियोस मिलियन के पार पहुंच गए। लोगों ने मेरे नाम से अलग अलग चैनल बना लिए, अलग अलग फ़ैन क्लब बना लिए। लोग कह रहे हैं यार आपके लिए तो इतने सारे फ़ैन क्लब बन गए, ये हो गया। मैंने कहा बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अपनी मेहनत में कमी नहीं रखूँगा। लगातार मेहनत करता रहा। शुरू के जो वीडियोज़ थे वो मतलब ऐसे ही बनते थे, समझ भी नहीं थी कि कैसे वीडियो शूट होता है, बस अपना कहानी सुनानी अपने को। वो कहानी मैंने सुनाना शुरू किया, वो सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो मैंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में, इस छोटी सी यात्रा में जो सीखा है, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी वजह से मोटिवेटेड हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इंसान अंदर से मोटिवेटेड पहले से। हम जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर या कोई भी आपको आकर के कुछ भी कह रहा है, वो सिर्फ एक ज़रिया बन रहा है। और याद रखना, ऊपर वाला, आपको ही पता नहीं होता कि ऊपर वाला कब किसी को आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाला बना करके भेज देता है। हम सब अंदर से मोटिवेटेड हैं। गौतम बुद्ध की एक कहानी मुझे याद आती है, भगवान गौतम बुद्ध की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से तालाब में कई बार गंदा पानी हो जाता है, वक्त देते हैं, गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग है, इसमें नेगेटिविटी कई बार हावी हो जाती है। हमें लगता है कि अरे सब बुरा हो रहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, नेगेटिविटी नीचे जाएगी, पॉजिटिविटी ऊपर आएगी। और हम सब के अंदर वो ताकत है, हम सब के अंदर वो क्षमता है कि हम कमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।